Good morning, students and my dear friends. Today is 8th of August 2023, Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा फिनांस और इकोनॉमी रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज इट इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल एनिमल that survive, it's the most efficient one. मिंट ने आज अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने फ्रंट पेज पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स ही कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। लोकसभा ओकेज डेटा बिल, वरीज ऑन सेंटर्स पावर रिमेन। तो मंडे को फाइनली लोकसभा ने लैंडमार्क डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल डीपीडीपी बिल जो है वो पास कर दिया। हालांकि इस पर्टिकुलर बिल को अपोजिशन से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट देखने को मिला, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अपोजिशन और प्रोटेस्ट फाइनली लोकसभा ऑन मंडे पास दिस लैंडमार्क बिल। और अब यहाँ से ये बिल राज्यसभा में पास होने के लिए जाएगा। हालांकि इस बिल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बिल ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट और स्टिफ पेनल्टीज सेट करी हैं डेटा ब्रीचेस के लिए। और ये जो पेनल्टीज़ हैं, यहाँ बोल सकते हैं जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट के 6 साल के जजमेंट के बाद आया। कौन सा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। और इसी बिल में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कंसेप्ट पेनल्टीज का कि अगर किसी भी तरीके से डेटा प्राइवेसी का ब्रीच होता है तो कंपनीज़ को स्टिफ पेनल्टीज़ और स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस बिल को पार्लियामेंट में जो हमारे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से माइटीज़ के मिनिस्टर्स हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एंड दिस बिल इज़ एक्चुअली स्टेपिंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग इंडियाज़ फर्स्ट लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी। इससे पहले इंडिया में कोई ऐसा स्ट्रिंजेंट या स्ट्रक्चर्ड लॉ नहीं था डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी के लिए। हालांकि अगर इसके लूप होल्स की बात करें तो कई सारे जो एमपीज़ हैं उनका ये कहना है कि इस बिल से गवर्नमेंट को एक्सेसिव अनलीश्ड पावर मिल रही है किसी भी कंटेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करने के लिए। और गवर्नमेंट क्या रीज़न दे सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट का रीज़न देकर गवर्नमेंट किसी भी अपने फेवरेबल या अनफेवरेबल कंटेंट को ब्लॉक या प्रोड्यूस कर सकती है। और इस पर्टिकुलर क्लॉज से गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट को एग्जम्पशन भी है कि गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ अ यूज़र उसका पर्सनल डेटा या प्राइवेट डेटा यूज़ कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं उनको ये अलाउ नहीं है। तो कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जिसको लेकर के कई सारे एमपीज़ स्पेशली अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि दैट गवर्नमेंट इज़ गेटिंग एक्सेसिव पावर, अनलीश्ड पावर इनटू दिस डीपीडीपी बिल एंड दिस मे लीड्स टू एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अपने अगेंस्ट उठने वाली किसी भी आवाज़ को इस पर्टिकुलर बिल को यूज़ करते हुए दबा सकती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर है कि वो चाहे तो किसी भी प्राइवेट एंटिटी को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस पर्टिकुलर डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के किसी भी क्लॉज से। अपार्ट फ्रॉम इट अदर loopholes are that appointment power that has been given to government for डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इस जो डीपीडीपी बिल में जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उसकी पावर भी गवर्नमेंट को दी गई है। इसके अलावा जो एपेलेट अथॉरिटी है जो किसी भी तरह के ग्रीवियांस को एड्रेस करेगी उसकी पावर भी गवर्नमेंट को दी गई है। और गवर्नमेंट की इस एक्सेसिव पावर से जितनी भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हो चाहे वो ग्रीवियांस रिडेशल अथॉरिटी हो, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास ही अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है। गवर्नमेंट जिस भी इंडिविजुअल को चाहेगी अपॉइंट करेगी और अपने ही फेवरेबल इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करेगी और किसी भी अपोजिशन को क्वैश करने के लिए गवर्नमेंट तुरंत ही इमीडिएट इफेक्ट से उसको काम करने से रोक सकती है। तो ऐसा कहना है अपोजिशन पार्टीज़ का, कई सारे एमपीज़ का, कि गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर मिली हुई है। गवर्नमेंट किसी भी डेटा को यूज़ कर सकती है विदाउट यूज़र कंसेंट, किसी भी प्राइवेट एंटिटी को अपॉइंट कर सकती है डेटा यूज़ करने के लिए। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए गवर्नमेंट की ही अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये दिस पर्टिकुलर बिल हैज़ ब्रिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, लिमिटेशन ऑफ पर्पस, डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा एक्यूरेसी, लिमिटेशन ऑन स्टोरेज, रीजनेबल सेफगार्ड्स
and accountabilities on companies or digital platforms. Although अब इसका कितना मिसयूज़ होगा ये तो आगे देखने वाले टाइम में पता चलेगा। हालांकि दोनों अपोजिशन के अपने कुछ क्लॉज हैं, अपोजिशन के अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस बिल से गवर्नमेंट ने लीगैलिटी लाई है, लिमिटेशन ऑफ पर्पस आया है, डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा स्टोरेज को लेकर के भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, रीजनेबल सेफगार्ड और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी है गवर्नमेंट ने इस बिल के थ्रू, जिससे कि डेटा का मिसयूज़ ना हो सके और इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट मिले प्रिवेसी का, जिसे 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने रीटरेट किया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ICAI to flag concern about BYJU'स financials। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बायजूस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था, क्योंकि जब से बायजूस के जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं डेलॉयट ने, जब से उसने रिज़ाइन किया उसके बाद से MCA ने भी कंसर्न रेज किया था बायजूस के डिस्क्लोजर को लेकर के, और उसके बाद ICAI ने भी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग विंग से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने को बोला था। तो इंडिया में जो अकाउंटिंग रूल मेकर और सेल्फ रेगुलेटर अथॉरिटी है ऑडिटर्स की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करती है कि ऑडिटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करें, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपने जॉब्स को, अपने प्रोफेशन को करें। और इसके अलावा जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल बनाती है जो अथॉरिटी, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने गुडविल और इमेज को देखते हुए ये जो थिंक एंड लर्न प्राइवेट कंपनी है उस पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था, जो बेसिकली बायजूस ऑन लर्निंग ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म चलाती है। और अब उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ICAI जो है कुछ कंसर्न को लेकर के फ्लैग रेज करने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आफ्टर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21 अकाउंट्स of BYJU'स, now ICAI is going to raise certain flag on accounting related concern of BYJU'स। इसके अलावा बायजूस के अगेंस्ट जो कंसर्न रेज करेगी ICAI वो करेगी। इसके अलावा डिसिप्लिनरी कमेटी जो है ICAI की, वो डेलॉयट, हस्किंस और सेल्स के अगेंस्ट भी नोटिस इशू कर सकती है, जहां पर इस कंपनी को या इस ऑडिटर को बोला जाएगा कि आपने जब रिज़ाइन किया था बायजूस या थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग पोजीशन से, तो उसके बाद आपने एनफ एक्शंस या मेजर्स क्यों नहीं लिए इस अकाउंट की वीकनेस को लाइमलाइट में लाने के लिए। तो हो सकता है कि डेलॉयट को भी नोटिस इशू किया जाए फॉर एलिजली नॉट हैविंग डन एनफ रिगार्डिंग एलिज्ड वीकनेस इन दीज अकाउंट्स ऑफ बायजूस, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 अगर इस ईयर को देखें तो इस ईयर में जो डेलॉयट थी वो इनके इंडिपेंडेंट ऑडिटर की पोजीशन पर थी। अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 23 में इसने रिज़ाइन किया है। तो इसी को देखते हुए डेलॉयट को भी हो सकता है नोटिस इशू करे डिसिप्लिनरी कमेटी ICAI की। तो ICAI की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड जो FRRB बोर्ड है, उसने मल्टीपल इश्यूज़ को साइड किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ एक इशू नहीं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। और जो प्राइमरी कंसर्न है ICAI का, जब बोल सकते हैं की कंसर्न है, इज दैट बायजूस हैज़ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, दैट इज़ द सेल ऑफ एजुकेशनल टैबलेट्स, SD कार्ड्स एंड स्ट्रीमिंग ऑफ कंटेंट। जबकि अदर बिजनेस जो सोर्सेज हैं उनको कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया, प्रॉब्ली ऐसा कहना है ICAI का। तो कई सारे कंसर्न हैं रिवेन्यू को लेकर के, डिस्क्लोजर को लेकर के, ऑडिटर को लेकर के। इन सारे कंसर्न को अब ICAI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कंटेम्पलेट करने रहे। लेट अस सी कि इसका क्या डिसीजन होता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट एंड ट्रांसफर 10.3% इन Paytm टू शर्मा। तो एंट ग्रुप ने अपना जो 44% स्टेक है किसमें, 197 कम्युनिकेशन में, जो बेसिकली Paytm को रन करता है, जो बोल सकते हैं कि Paytm की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसमें जो 44% स्टेक है वो अपने फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर विजय शेखर शर्मा उनको ट्रांसफ़र करने जा रही है। एंड दिस मूव हैज़ सीन एज एन एफर्ट टू रिड्यूस द चाइनीज़ कंपनीज ओनरशिप इनटू इंडियन फिनटेक जियान, क्योंकि कई बार Paytm पर ये एलिगेशन लगते हैं कि Paytm जो है वो चाइनीज़ कंट्रोल है या चाइनीज़ कंट्रोल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कई सारे डेटा प्राइवेसी के भी केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसी पर्टिकुलर नोशन को हम बोल सकते हैं, इसी इमेज को हटाने के लिए एंट ग्रुप जो है अपने 44% जो है अपने फाउंडर को ट्रांसफ़र करने जा रहा है। सो Paytm सेड रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट BV एंड ओवरसीज एंटिटी ओन बाय शर्मा विल एक्वायर दिस ओनरशिप एंड वोटिंग राइट, और जो 10% का वोटिंग राइट है 10.3% का, वो भी ट्रांसफ़र होगा मिस्टर शर्मा को। तो एंड इज़ गोइंग टू ट्रांसफर 44% ऑफ स्टेक्स एंड 10.3% ऑफ वोटिंग राइट टू मिस्टर शर्मा
फ्रॉम पेटीएम स्टेक। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, प्रमोटर्स रेज $500 million वाया अडानी ग्रीन स्टेक सेल टू QIA। तो प्रमोटर्स ऑफ अडानी ग्रुप आर गोइंग टू रेज अप्रॉक्सीमेटली $500 million, तो $500 million का फंड रेज करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स इन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में जो उनके शेयर्स हैं प्रमोटर्स के, उसके कुछ पार्ट को सेल करके जो प्रमोटर्स हैं वो $500 million का फंड रेज करने जा रहे हैं। और किसको ये पार्ट स्टेक सेल किया जा रहा है? IQN होल्डिंग LLC, होली ओन्ड यूनिट ऑफ सोवरेन फंड कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। QIA कतार की एक कंपनी है, उसकी इन्वेस्टिंग अथॉरिटी है INQ होल्डिंग, उसको ये स्टेक सेल किया जा रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और सीधा पर्पस क्या है? प्रमोटर लेड जो डेट है और जो अदर डेट है उसको कट करने के लिए ये मेजर्स जो हैं, सेवरल रिसेंट स्टेक सेल हैज़ बीन टेकन बाय मिस्टर गौतम अडानी। और ऐसा नहीं है कि QIA पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है अडानी ग्रुप में। अगर हम देखें 2020 से QIA हैज़ बीन द वेरी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन अडानी ग्रुप। 2020 में 25% अडानी इलेक्ट्रिसिटी में एक्वायर किया था QIA ने। हालांकि जो अभी रिसेंट का एक्विजिशन है इसके लिए भी रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत है, ऑल्दो इट इज जस्ट अ प्रपोजल। लेट अस सी, रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद प्रोबेबली ये ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। 28% GST ऑन पे टू विन गेम्स वोंट हिट ई स्पोर्ट। फिलहाल के लिए जो 28% का GST लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, हॉर्स रेसिंग, बेटिंग जैसी कंपनीज पर, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करी गई थी कि प्रोबेबली गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर डिसीजन को रिकंसीडर करे, इस 28% GST के जो डिसीजन को रिकंसीडर करे। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि 6 महीने से पहले गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिकंसीडरेशन या रिव्यू नहीं करने जा रही है। उसी के कंटेक्स्ट में ये आज की न्यूज़ है, देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, इस कॉलम में क्या कहा गया है। Recently proposed 28% GST on online games involving real money will not impact the taxation on e-sports, क्योंकि ई गेमिंग प्लेटफॉर्म को अगर देखो तो कई सारे उसमें उसकी डेफिनेशन में कई सारे और भी डायरेक्ट ई स्पोर्ट्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा ऐसा कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि जो ई स्पोर्ट्स हैं उनको भी या उनके बिजनेस को भी ये 28% GST का जो क्लॉज है, जो नया रेजिम है, ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ऐसा नहीं है, जो 28% GST का क्लॉज है जो ऑनलाइन गेमिंग्स में लगाएगा जहाँ पर रियल मनी इन्वॉल्व होता है, विल नॉट इम्पैक्ट द टैक्सेशन ऑन ई स्पोर्ट्स सच एज FIFA और लीग ऑफ लेजेंड और लीडिंग टाइटल्स ऑन PlayStation, Xbox और अदर प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि जो हायर टैक्स है दैट विल सोनली बी एप्लीकेबल ऑन पे टू विन गेम्स। जो पे टू विन गेम्स हैं सच एज फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, इन सब पर एप्लीकेबल होंगे विच हैव द स्कोप ऑफ मॉनेटरी गेन। ऐसे ई स्पोर्ट्स या ऐसे वीडियो गेम्स जो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लाए गए हैं, जिसमें किसी भी तरह की बेटिंग इन्वॉल्व नहीं है, इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट नहीं करेंगे। उन पर वही टैक्स लगेगा जो उन पर पहले लगता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो ऐसे जितने भी ई स्पोर्ट्स हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लगाए गए हैं, जिसमें किसी भी तरह की बेटिंग, गैम्बलिंग और मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह के ई स्पोर्ट्स पर जो पहले टैक्स लगता था वही लगता है। करंटली e-sports and games meant for entertainment attract only 18% GST। तो ऐसा कई बार सुनने में आया था कि अगर जो 28% का क्लॉज है, जो 28% GST लगाई गई है, ये इन e-sports और गेम्स पर भी, जो वीडियो गेम्स हैं उन पर भी लगाई जाएगा, भले ही उसमें पैसा इन्वॉल्व हो ना हो। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जो ई गेम्स हैं या ई स्पोर्ट्स हैं, इन सब पर ये 28% नहीं लगेगा, केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स या उन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या बेटिंग गेम्स पर लगेगा जहाँ पर पैसा, रियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, जहाँ पर पे टू विन गेम्स खेले जाते हैं। इसके अलावा जितने भी अदर ई स्पोर्ट्स और गेम्स हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो रहे हैं, उन पर केवल और केवल 18% का GST ही लगाया जाएगा, जैसा कि पहले लगता था। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना रही है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो रूल्स बना रही हैं, और इस रूल में क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाएगा ऐसे ई स्पोर्ट्स गेम्स और ये बेटिंग गेम्स हैं उनके बीच में। और इसी वजह से जो ई स्पोर्ट्स हैं, जो अदर वीडियो गेम्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो इम्पैक्ट नहीं करने वाली GST के इस नए रेजिम से। सो इट इज़
डिफरेंट एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स डिफरेंट हैं ऑनलाइन बेटिंग गेम्स और मनी गेम्स से, क्लियरली ऑफिशियल्स ने इंडिकेट किया। और उनके अकॉर्डिंग जब रूल आएंगे, जब प्रॉपर रूल्स आएंगे जो अभी फ्रेम किए जा रहे हैं, उसके बाद इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के बीच में, इन दोनों ही प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन मेंटेन किया जाएगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट में स्क्रैप 4,675 ई बसेस टेंडर ऑन टेपिड OEM रिस्पॉन्स। तो गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्लान था कि आगे आने वाले टाइम में ईयर बाय ईयर गवर्नमेंट ने जो टाइम टारगेट सेट कर रखा था कि हर साल गवर्नमेंट कुछ थाउजेंड की ई बसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो, कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस हो, ई मोबिलिटी का जो पेनिट्रेशन है इंडियन मार्केट में वो इंक्रीज़ हो। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्लान, एम्बिशियस टारगेट सेट किया था और उसी के तहत फेम स्कीम भी लॉन्च करी गई थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्लान है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने डीजल बसेस जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती हैं उसको इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करने की जो बात कही थी, जो टारगेट रखा था, वो फ़िलहाल के लिए हिट होने वाला है, या हम बोल सकते हैं उसको अचीव करने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की जो स्टेट रन कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्विजिशन को हैंडल करती, जो टेंडरिंग करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साइट से, जहां पर ई बसेस की टेंडरिंग करी आती है, प्राइवेट प्लेयर्स को जो है इनवाइट किया जाता है कि वो ई बसेस जो है वो सप्लाई करें। तो फिलहाल के लिए जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है वो 4,675 ई बसेस का जो अभी टेंडर फ्लोट हुआ था उसको कैंसिल करने की कोशिश में या कैंसिल करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्टेट रन कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ये ऐसा क्यों करी? 4,675 बसों का जो टेंडर लाया गया था, जहाँ पर गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था, जहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इन्वाइट किया गया था कि गवर्नमेंट को वो 4,675 बसेस सप्लाई करें, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूटिंग डीजल बसेस को रिप्लेस कर पाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट ने मिल करके टेंडर लॉन्च करने की बात की थी। लेकिन अगर देखें तो टेंडर जनवरी 4 में ये टेंडर जो था वो इशू किया गया था अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम NEBP फेज़ 2। लेकिन अगर इसमें हम रिस्पॉन्स देखें तो इस पर्टिकुलर टेंडर में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। दिस पर्टिकुलर टेंडर हैज़ फेल्ड टू अट्रैक्ट द बिड फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोबाइल मेकर्स। जबकि जो एक्चुअली ई बसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी, इन सारे जो ऑटो मेकर्स हैं इनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स मिला है इस टेंडर को, या हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे कोटेशन नहीं गवर्नमेंट को मिले इस 4,675 ई बसेस के टेंडर के लिए। और इसी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और PMI जैसी कंपनीज ने नहीं फाइल किया, तो उसी पर्टिकुलर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से कई बार टेंडर की डेडलाइन को भी एक्सटेंड किया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जनवरी 4 में टेंडर पहली बार फ्लोट हुआ था और एक्सटेंड करते करते जून 9 तक इस टेंडर की डेट को, डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिला OEM से। और इसी रिस्पांस को देखते हुए, डेसिमल रिस्पांस को देखते हुए, डिसअपॉइंटिंग रिस्पांस को देखते हुए, जो कन्वर्जेंस इलेक्ट्रिक सर्विसेज लिमिटेड CESL है वो इस टेंडर को अब क्लोज करने जा रही है। अगर रिस्पांस की बात करें तो केवल एक ही कंपनी दैट ईका बाई पिनेकल मोबिलिटी सोल्यूशन ने बिड किया था इस 4,675 बसेस के लिए। हालांकि कंपनी के साइड से, ईका के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। एज नन ऑफ द OEM सबमिटेड द बिड, टेंडर इज लाइकली टू बी स्क्रैप्ड एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो दिस इज आउट ऑफ चार्ज। और गवर्नमेंट का जो 4,675 बसेस को लाने का, ई बसेस को लाने का जो प्लान था फिलहाल के लिए, वो अब वो स्क्रैप हो, क्योंकि मल्टीपल एक्सटेंशन के बाद भी गवर्नमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है OEM से। तो फिलहाल जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था 50,000 का अंडर NEBP, वो फिलहाल के लिए अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। सो दीज आर द हेडलाइंस और द की पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। 50,000 बसेस का टारगेट रखा गया था अंडर NEBP। 12,050 इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी थ्रू वेरियस स्टेट्स बाई CESL थ्रू इट्स प्रीवियस टेंडर। और अगर 2014 से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 4,30,600
70 जो टोटल बसेस हैं वो 2014 से अभी तक की सोल्ड करी जा चुकी हैं एज पर द वाहन पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट डेटा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रीअसेस पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ऑफ जजेस पैनल। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के एक पार्लियामेंट्री पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस पैनल ने जो अपनी रिपोर्ट है वो फिलहाल के लिए सबमिट करी है और ऐसा कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट में कई सारे जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। एज पर द पार्लियामेंट्री पैनल देयर शुड बी रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस भी होनी चाहिए, जिससे कि जो ओवरलोडिंग है कुछ बेंच पर जो दिल्ली में बैठती हैं उनकी ओवरलोडिंग कम हो सके, उनका जो वर्कलोड है वो कम किया जा सके। इसके बाद जो जजेस की रिटायरमेंट की एज है उसको इंक्रीज़ करने की बात कही गई है। ये कहा गया कि जो रिटायरमेंट की एज है उसको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो प्रॉब्ली जो जजेस की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है जुडिशरी सिस्टम में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को थोड़ा सा ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा डाइवर्सिटी डेफिसिट को भी पॉइंट आउट किया है इस पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट में। तो मंडे को ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में टेबल करी गई है। इसमें कई सारे इश्यूज रेज किए गए हैं। सबसे पहला रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश करने की बात की, जिससे कि वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा रिटायरमेंट एज और डाइवर्सिटी डेफिसिट की बात की। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में रेज किया गया है वो ये किया गया है कि जो जजेस जो हैं जो छुट्टी पर जाते हैं, वो लंबी लंबी लॉन्ग लीव्स पर जाते हैं, वो एक्चुअली कॉलोनियल लीगेसी है। मई जून में अगर देखें तो जो जजेस हैं वो एक लंबी छुट्टी पर जाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा पाइल अप हो जाते हैं केसेस। तो उसको लेकर के भी इस पॉइंट रेस किया गया, कहा गया ये कॉलोनियल लीगेसी है। कॉलोनियल टाइम में जो जजेस थे वो गर्मियों के टाइम पर शिमला वगैरह जाते थे, वो छुट्टी पर जाते थे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। जो मास लीव ली आती है इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे केसेस जो हैं इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है जिन केसेस की होती है वो भी पेंडिंग रह जाते हैं। इसके अलावा जो जजेस के जो पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट्स होते हैं उनको भी दोबारा से इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जजेस की ट्रांसपेरेंसी, उनकी इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो रीअसेसिंग द पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट ऑफ जजेस, तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में टेबल किए गए। रिपोर्ट का नाम क्या है? जुडिशियल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म्स। और पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी गई है, जिसमें जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहेंगे। लेट अस सी कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन आई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज रेजिंग द सीलिंग। रिटायरमेंट एज की बात कही गई है, जो पोस्ट रिटायरमेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनकी बात कही गई है, उनको लेकर के पॉइंट रेस किया गया है। रीजनल बेंचेस इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी जो जुडिशरी सिस्टम की है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इंडियन सोसाइटी में और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो। जो डाइवर्सिटी डेफिसिट है इंडियन जुडिशरी में उसको भी रिमूव करने की बात कही गई। इसके अलावा जो लंबी लंबी छुट्टी पर जजेस जाते हैं मई जून के टाइम में, उस पर भी रिकन्सिडरेशन की बात कही गई है। लेट अस सी कि क्या इसको लेकर के एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या काम होता है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। माइटीज में मीट इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स टुडे। तो जो पीसी और लैपटॉप्स को लेकर के जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है उसके बाद से कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अपने कंसर्न रेज कर रही हैं। उसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM से मिलेंगे, जिसमें जहां पर पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और टेबल्स को लेकर के जो कंसर्न है, जहां पर अभी इंपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात कही गई, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आपको इंपोर्ट करना है यू मस्ट हैव द इंपोर्ट लाइसेंस। तो उसको लेकर के जो भी कंसर्न है उसको डिस्कस करेगी माइटी के सीनियर ऑफिशियल्स इलेक्ट्रॉनिक मेजर से। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले ही 3 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दे दिया है इन कंपनीज़ को, लेकिन इसके बावजूद भी इंपोर्ट कोटा और लाइसेंसिंग को लेकर के कई सारे क्लैरिफिकेशन है जो इन कंपनीज़ को चाहिए और इसीलिए ये आज मीटिंग स्टैब्लिश करी गई है, मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कतर फंड बाइस ₹4K करोड़ स्टेक इन अडानी ग्रीन। ये न्यूज़ हम मिनट में कवर कर चुके हैं। अपनी इन्वेस्टिंग आर्म INQ से जो QIA है वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने जा रहा है। हम ऑलरेडी इस न्यूज़ को मिनट में कवर कर चुके हैं। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रशियन ऑयल टू इंडिया इन जून चीपेस्ट सिंस यूक्रेन वॉर। तो जैसे ही रशिया ने रिसेंटली प्रोडक्शन कट की बात कही, डिस्काउंट को कम करने की बात की, साथ ही ओपेक कंट्रीज़ जो उन्होंने भी प्रोडक्शन कट की बात की, उसके इमीडिएटली बाद से जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उनमें खलबली मच गई है। उसी को लेकर के डेली ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है। हम रेगुलरली इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। अब देख लेते हैं रशियन क्रूड ऑयल जो कि इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता आ रहा था अभी तक। कब से? यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया वॉज एंजॉइंग द डिस्काउंटेड रशियन ऑयल because of the sanction that has been imposed by western countries on Russian oil और Russian export। तो अगर हम देखें तो एवरेज कॉस्ट ऑफ रशियन क्रूड लैंडिंग ऑन इंडियन शोर्स इन जून वाज द लोवेस्ट सिंस मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो जून के महीने में जो रशियन ऑयल रहा वो इंडिया को सबसे चीपेस्ट प्राइस पर मिला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप कंज्यूमर ऑफ चीपेस्ट रशियन क्रूड ऑयल सिंस दिस यूक्रेन वॉर। हालांकि अब अगस्त के महीने उसके बाद का जो टाइम पीरियड उसमें ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि रशियन ऑयल का जो फ्लो है इंडियन लैंड में वो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द रीसेंट डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन बाय रशियन गवर्नमेंट। सो दिस इज द प्राइस कोड, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। वैसे प्राइस याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली। PSB प्रॉफिट मोर देन डबल्ड इन Q1। तो नेट प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जम कर गया है 124%, या हम सीधे बोल सकते हैं 125% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो Q1 का प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया और उसके अकॉर्डिंग 125% का इंक्रीज हमें प्रॉफिट में देखने को मिला, नेट प्रॉफिट में देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा अगर रेगुलर है न्यूज़ चैनल पर कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट या हेल्दीएस्ट पॉइंट पर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल हेल्थ। So because of the treasury gain and healthy growth in net interest income NII में इंक्रीज की वजह से और ट्रेजरी गेन की वजह से और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑफ टेक की वजह से जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर रजिस्टरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट और साउंड नेट प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 34,418 करोड़ इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन यानी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट है उसमें 0.2% का फॉल देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 125% का इंक्रीज है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन अगर जस्ट पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें प्रॉफिट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। दिस वॉज ड्यू टू 0.8% डिक्लाइन इन NII एंड 17.6% डिक्लाइन इन अदर इनकम। तो दोनों ही सेगमेंट में प्राइवेट और पब्लिक अगर गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड लेंडर्स की बात है तो दोनों ही तरह के जो सेक्टर्स के जो बैंक्स हैं उसमें हमें प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस